हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हैं इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं जनरली। ठीक है, तो जिसमें पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, चेक टू सी इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। मतलब मान लो मेरे पास में कोई एक इक्वेशन दी हुई है, बेसिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेसिक इक्वेशन, मान लो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बेसिक इक्वेशन है, सबने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो चेक टू सी इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। अब मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट मैंने डायमेंशनल एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इन दोनों सेटअप्स को देखूं, यहां से अगर मैं इन दोनों सेटअप्स को देखूं तो क्या आइडेंटिफाई होता है कि भाई इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इन तीनों के जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल आने चाहिए। यानी जो एलएचएस के डायमेंशंस हैं और आरएचएस के जो डायमेंशंस हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो कैसे, अब मान लो v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन। u इनिशियल वेलोसिटी ऑल्सो एल टी माइनस वन। यहां पर देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एल टी माइनस टू इंटू और t का t1, तो अगेन इसका क्या निकल के आया एल टी माइनस वन। यानी देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तीनों की डायमेंशंस कैसे आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल ओके है। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्मेशंस के अलग अलग सेटअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक इक्वेशन थी, हम आपने सबने पढ़ी है, P इज इक्वल टू रो जी एच। P इज इक्वल टू रो जी एच, आप सबने पढ़ा है इसके बारे में। चलो ये इक्वेशन तो ऐसी थी कि ये ओके करेक्ट इक्वेशन है। चलो मान लो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता हूं, P इज इक्वल टू रो जी अपॉन एच। अगर मैं मान लो कि इफ P इज इक्वल टू रो जी अपॉन एच, देन चेक दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। मेरे को क्या किया कि P इज इक्वल टू रो जी अपॉन एच, एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। और P जो है वो डिनोट करता है प्रेशर के लिए, रो है आपका डेंसिटी, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H है आपका बेटा हाइट। ओके, तो P इज इक्वल टू रो जी अपॉन एच, और ये टर्मिनोलॉजी हमको दिया हुआ है। तो अब देखेंगे, ओके, सो देखो जरा गौर से, एलएचएस में क्या गिवन है आपका प्रेशर, और आरएचएस में रो जी अपॉन एच। चेक करते हैं, एलएचएस के लिए डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, एरिया l2, और इसका क्या है m1, ये ऊपर जाएगा l माइनस वन t माइनस। ओके, तो ये जो LHS है, LHS का जो डायमेंशन आया मेरे पास में वो आ गया है LHS के लिए m1 l माइनस वन t माइनस टू। ओके, अब RHS के लिए देखें, अगर RHS के लिए बात करूं तो देखें RHS में क्या क्या है। सबसे पहले रो, रो यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m अपॉन L3, यानी m l माइनस। ठीक है, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी
एल टी माइनस टू, और एच हाइट है ये तो यानी लेंथ होगा, इसका क्या होगा बेटा एल। तो जरा सेट करें बेटा, रो का क्या आया है एम एल माइनस थ्री, जी का आया है सॉरी हाँ रो का जी का आया है एल टी माइनस टू अपॉन एच, ये आया है एल। तो जरा देखो बेटा, यहां से आया एम, ये गया एल, एल माइनस थ्री एंड टी माइनस टू। ओके, तो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं कि देखो, ये है m1 l माइनस वन टी माइनस टू, ये m1 l माइनस थ्री टी माइनस टू, यानी जो RHS और LHS हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है वो आपका कैसा है, गलत है। ये जो फॉर्मूला है वो जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत कंडीशन में लिखा हुआ है। ओके, तो अब अगर ये P इज इक्वल टू रो जी एच होता तब देखें कि क्या ये सेटअप बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए P इज इक्वल टू रो जी एच से देखते हैं कि अगर P इज इक्वल टू रो जी एच होता तो देखो ये तो क्या आया था बेटा m1 l माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू ये रो m l माइनस थ्री जी l t माइनस टू और ये l, ठीक है। तो देखें एक बार बेटा, दिस इज m1 l माइनस वन टी माइनस टू और ये आया m1। अब देखो L2 है यहाँ और ये माइनस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस वन और ये T माइनस टू हो गया। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू रो जी एच जो है वो करेक्ट फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू रो जी अपॉन एच जो है वो रॉन्ग फॉर्मूले की तरह वर्क करेगा। ओके, तो ये कुछ एक कंडीशंस हैं। तो कुछ एक और फॉर्मूले लेते हैं, मानो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है आपका, आपने बहुत जगह पर एक इक्वेशन देखी होगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जनरली ये आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है, इट्स अ आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है ना। अब वेयर E इज डिनोटेड एज energy, m is denoted as a mass and c is speed of light। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन जो आती है क्या ये बिल्कुल सही है। तो देखें सबसे पहले LHS के लिए, अब ये एनर्जी है, एनर्जी किसके इक्विवेलेंट चलती है, वर्क के। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट यानी l, तो क्या बना m1 l2 t माइनस टू, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन आया वो क्या आया m1 l2 t माइनस टू, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके लिए RHS के लिए। अब RHS में क्या है, चलो यहां देख लेते हैं। RHS में क्या है, m c का स्क्वायर। ओके, अब देखो m यानी मास, तो इसका तो क्या हो गया केवल m। अब ये क्या है c, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी l t माइनस वन मीटर पर सेकेंड। तो l t माइनस वन का होल स्क्वायर, l t माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जरा देखेंगे बेटा, ये तो हो गया m1। अब l का स्क्वायर l2 t माइनस टू, जरा देखना कि LHS और सॉरी ये LHS और ये RHS दोनों क्या आ रहे हैं आप लोगों के, इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है हमारे पास में, कंप्लीटली करेक्ट इक्वेशन। ओके, चलिए, तो ये एक एप्लीकेशन तो हमारा ये वाला हुआ। अब हम लोग कुछ एक
एक न्यू कंसेप्ट है इसका, उसके बारे में डिस्कस। ओके, ना अभी हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू राइट अ फॉर्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच अ गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स। मतलब क्या है इस चीज का? देखो, मान लो कोई फॉर्मूला लेते हैं, कोई भी बेसिक जनरली स्टार्ट करते हैं, फोर्स ये मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो, अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो हमने काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हम इसको। मान लो आप नहीं जानते इस चीज के बारे में कि ये इसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला बनाना है, बट क्वेश्चन में ये क्या उसने दे दिया है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है, फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। उसने ये नहीं कहा आपसे कि उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma है, बट उसने ये कहा है केवल कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। ओके, तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है आपको? उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। Let force depends on mass and acceleration। ठीक है, मान लिया आप लोगों ने कि ये मास पर डिपेंडेंट है और ये एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अगर फोर्स किस किस पर डिपेंडेंट है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास में। अब इसका पावर क्या है हमें नहीं पता भाई, हो सकता है मास का स्क्वायर भी हो, एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो, हमें नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो जनरली मैंने कंसीडर कर लिया कि इसकी पावर मेरे पास में x है और इसकी पावर मेरे पास में y है, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो जनरली कि मास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी ये, so this is equation number 1, and force is also directly proportional to acceleration की power y, this is equation number 2। ये जनरली मैंने दो इक्वेशन जो है वो सेट कर लिए, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा? ओके, और हमने जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये हम लोगों ने जनरल एक सेटअप ले लिया और k की वैल्यू मान ली है। फॉर k इज इक्वल टू 1 के लिए f इज इक्वल टू m की पावर x और a की पावर y। ये एक बेसिक पॉइंट मैंने ले लिया। यहां तक करने के बाद में आपको क्या सेटअप लेना है कि जो फोर्स है उसके डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां क्या है ये मास, तो मास को डिनोट करते हैं हम m से, की पावर x। एक्सेलरेशन की पावर क्या होती है? l t माइनस 2। बेसिक पावर जो है, जैसे कि वेलोसिटी का, फोर्स का और एक्सेलरेशन का पावर का, ये तो आप थोड़ा सा याद कर लो, लर्न कर लो, की पावर y, ठीक है। अब हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां से देखेंगे मास और कहीं नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां मास की पावर क्या है? x, और यहां मास की पावर क्या है? y। अब इन दोनों साइड्स को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो जब इक्वेट करेंगे तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। भाई देखो, यहाँ मास की पावर कितनी है? 1। यहाँ मास की पावर x, इधर कहीं है ही नहीं मास हमारे पास में, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल आ गई। अब l देखते हैं हम लोग, देखो l यहाँ कहाँ है? l यहाँ इधर कहीं नहीं है, यहाँ है, तो l की पावर y, ठीक है। और यहाँ l की पावर कितनी है? 1, तो y की पावर कितनी हो गई बेटा? 1। सेम यहां से अगर देखें हम लोग
कि t की पावर क्या है -2y, तो ये t की पावर हो गई -2y और यहां पर कितना है -2, तो -2y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा -2 के इक्वल हो जाएगा। सो इसको कट करें तो y की अगेन y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1, चाहे तो हम कर सकते हैं ये क्रॉस चेक करने के लिए, तो x और y की वैल्यूज आ गई मेरे पास में, x की पावर 1 आई है और y की पावर भी 1 आई है। तो जरा देखें हम लोगों ने फॉर्मूला क्या आया था, f इज इक्वल टू m की पावर x और a की पावर y। सो f इज इक्वल टू क्या हो गया m की पावर 1 और a की पावर 1, तो फॉर्मूला अगेन बना या नहीं बना, f इज इक्वल टू m। ओके, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूलेस को ड्राइव कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ओके, सो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ बॉब। क्या कंडीशन है, आपने देखा होगा कभी वो जैसे कि मान लो ये कोई एक बेस है और यहाँ एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग पर एक बॉब है, ठीक है ना, और इस बॉब को मैं पहले यहाँ तक लेके गया और फिर यहाँ से छोड़ा। हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में किए थे कुछ क्वेश्चंस। अब ये पहले यहाँ तक लेके गया इसको, ठीक है ना, फिर इसको छोड़ूंगा तो ये फिर कहीं इधर आएगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग, उसकी फॉर्मूले को ड्राइव करना है हमें। अब देखो ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, ये अभी 11th के आगे वाले एसएचएम वाले चैप्टर से रिलेटेड उनमें आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हमने पढ़ा नहीं है तो फिर हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालना है कि देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड कर रहा है किस किस पर, लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और मास पर। तो टाइम जो है वो डिपेंड किया किस पर, लेंथ पर की पावर x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर y एंड मास ऑफ बॉब यानी m की पावर z। ओके, तो इन चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है। अब देखो फिर वही t इज इक्वल टू के एल की पावर x, g की पावर y एंड m की पावर z। यहां ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो k की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई होगी। ये एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू की फॉर्मेशन जो आती है वो 2 पाई की फॉर्म में आती है। अभी के लिए ध्यान रखो, वो हम लोग जैसे अब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगा ये टॉपिक। ओके, सो t, अब देखो टाइम है, इसकी डायमेंशन तो क्या होगी, केवल t की पावर 1, लेंथ l की पावर x, g, अब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस 2 की पावर y और मास m की पावर z। अच्छा देखो अब इधर अगर मैं सबसे पहले x को ले लेते हैं, ठीक है, तो या फिर मास को ले लेते हैं, छोड़ो मास के ले लेते हैं। तो देखो मास की पावर क्या है यहाँ z, यहाँ कहीं मास है क्या, नहीं है, तो z की पावर क्या हो गई 0, z की वैल्यू क्या हो गई 0। या भाई इधर इसको ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m0 l0 t1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगर कंसीडर करें इन चीजों को कि यहाँ m की पावर क्या है z और यहाँ m की पावर क्या है 0, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब l को लें तो देखो l की पावर x और l की पावर y, तो इन दोनों को कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y, भाई l की पावर x भी है और l की पावर y भी है, तो x प्लस y और यहाँ l की पावर क्या है 0, तो x प्लस y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब t के लिए बात करें तो t में क्या है यहाँ पर, देखो और कहीं t नहीं है, केवल यहाँ पर है, क्या है -2y इज इक्वल टू 1, क्या है -2y इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर y निकालना चाहो तो y क्या हो जाएगा -1/2, क्या है -1/2। तो देखो y की वैल्यू आ गई मेरे पास में, z की वैल्यू आ गई मेरे पास में, केवल x की वैल्यू रह रही है। तो y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें हम लोग तो क्या आएगा बेटा, देखो x -1/2 इज इक्वल टू 0
अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब देखो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई और z की वैल्यू भी मिल गई। तो जरा पुट करते हैं हम लोग। देखो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन के आएगा, t इज इक्वल टू k का कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 2 पाई। अब l की पावर x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ओके, इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिखते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई x की पावर 1/2 g, सॉरी l की पावर g की पावर क्या है y क्या है -1/2, ठीक है ना, और m की पावर 0। एक बात ध्यान रखो, आपने वैसे भी पहले पढ़ लिया होगा, कोई भी फंक्शन जो होता है, अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है या जनरल फंक्शन जो होता है, उसकी पावर अगर 0 हो तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखें सेटअप क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो बेटा ये हुआ है l की पावर हाफ और g की पावर हाफ, तो अगर मैं इसको नीचे लूं तो ये क्या हो जाएगा l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, ये लिख सकते हैं, और ये तो 1 हो गया क्योंकि n की पावर 0, तो ये क्या आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन। बिल्कुल यही एक फॉर्मूला होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला निकला हमारे पास में, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कंडीशंस के फॉर्मूलेस को ड्राइव कर सकते। ओके बेटा, ओके बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। एक बार वीडियो पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन नोट करो क्योंकि मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। ओके चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियर बाई सर्कुलर ऑर्बिट। जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जो नियर बाई ऑर्बिट है उसके अंदर मोशन कर रहा है। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी। कुछ याद आ रहा है, हम लोगों ने 9th क्लास में कैपलर्स लॉ पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी के बेस पर है बेटे। कैपलर का एक थर्ड लॉ था, याद आ रहा है कुछ ये वाला, ठीक है ना, कैपलर का थर्ड लॉ। तो अब मान लो कि आपको कैपलर के थर्ड लॉ का फॉर्मूला नहीं पता, इस वाले फॉर्मूले को आप नहीं जानते, मान लो ये नहीं जानते, ठीक है ना। और चलो मैं इस क्वेश्चन को ये कर देता हूं, शो द कैपलर्स थर्ड लॉ फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आपको नहीं पता क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो किस तरह से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखेंगे जरा कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, मास पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी पर। इन तीन चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो, ठीक है, तो किस तरह से इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इन चीजों के बारे में तो आप आसानी से निकाल सकते हो जी। वैसे तो शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने इसका डायमेंशन निकालना बताया था, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जो फोर्स था हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये क्या होगा m1 L1 t minus 2, this is r, so L2 upon m and also m। so अभी देखो इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो एक ये m से गया, ये m ऊपर जाएगा तो m -1 L1 L2, so L3 and t -2। तो ये मेरे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आगे, तो इसको साइड में लिख लेंगे हम लोग और फिर फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो g का डायमेंशन क्या है m -1 L3 एंड t -2। ओके,
अब देखेंगे क्वेश्चन पे आएंगे तो टाइम जो था वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, आर की पावर एक्स, उसके बाद और क्या, एक सेकेंड टर्म थी हमारे पास में मास, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज z। ओके, तो करें स्टार्ट। दिस इज ऑल्सो टाइम और कुछ नहीं है, तो m0 l0 ओनली t1, r यानी लेंथ, रेडियस है जनरली, x मास जनरल y एंड g का यूनिट अभी अभी निकाला बेटा हम लोगों ने, m-1 l3 t-2 की पावर z। तो ये हम लोग जनरली आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग मास को फ्री कर लेते हैं। तो देखो यहां मास नहीं है, ठीक है, यहां है, तो y, और यहां पर देखेंगे तो ये -1 है, तो z से मल्टीप्लाई होगा तो -z, तो क्या हो गया y माइनस z, y माइनस z, और इधर मास का क्या टर्म है, केवल 0। तो ये फॉर्मेशन फर्स्ट एक इक्वेशन तो ये वाली बन गई हमारे पास में। नाउ l को निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहां x और यहां 3z, तो x प्लस 3z इज इक्वल टू, अब और कुछ भी नहीं है l के लिए, इधर भाई यहां देखो ये x और ये हो गया, और इधर कुछ भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो 0। अब t के लिए निकालते हैं, अब t के लिए निकालें तो यहां से देखेंगे बेटा और कहीं नहीं है, तो ये t माइनस 2z इज इक्वल टू ओनली 1, सो z इज इक्वल टू, इसको नीचे भेजेंगे तो -1/2। एक इक्वेशन तो, एक टर्म तो ये आ गया मेरे पास में कि z इज इक्वल टू -1/2। इस इक्वेशन को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है, देखो y माइनस -1/2 इक्वल टू 0, so this is y plus 1/2 equal to 0, तो also y is also minus 1/2। ओके, तो यहां सारी वैल्यूज को लिखेंगे, x आ गया मेरे पास में -1/2, y is also -1/2। अब z को देखें अगर हम लोग, तो x की वैल्यू क्या, x ओके x निकालना है, y और z हो गए हमारे पास में, तो इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, सो x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3/2, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास में। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू r की पावर x यानी -1/2, m y की पावर ऑल्सो -1/2, wait, no, this is a z, okay, this is z and x is 3/2, sorry, okay, m is minus half and z is minus half, okay, so t is equal to, इसको थोड़ा सेट करेंगे, r की पावर 3/2 अपॉन, इनको नीचे ट्रांसफर करेंगे, m की पावर 1/2 एंड g की पावर 1/2, ओके। अच्छा, अगर दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर कर दूं, तो t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये m1 और ये g1, यानी ये जो स्क्वायर की टर्म थी वो हट गई। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए हम लोग कि ये जो टर्म है ये वाली मास, it's a constant and this is also a constant, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनको हटाता हूं तो मेरे पास में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा बेटा, आर, ओके। और यही क्या था आपका केपलर का थर्ड, ओके ओके। सो अभी अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो वो क्या है
कि राइट द डायमेंशन फॉर्मूला इन अ गिवन फैक्टर्स। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी फॉर्मूला कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे थे वो किस फॉर्म में लिख रहे थे, जो फंडामेंटल यूनिट्स थी हम लोगों की, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स थी जैसे एम एल टी ए, मोस्टली जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी हम लोगों की, उनकी फॉर्मेशन में लिख रहे थे, ठीक है ना। बट अब क्या है कि अगर हमें कोई अलग तरह से कुछ फैक्टर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और उस फैक्टर्स की फॉर्म में हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत इजी गोइंग मेथड है। अभी जो लिखवाया, अभी जो करवाया आप लोगों को, बिल्कुल उसी के बेस पर, उसमें कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना है आपको। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी कंसीडर फोर्स, velocity and time as a fundamental units, so how will be expressed the mass। यानी अब फंडामेंटल यूनिट्स वो एमएलटी वाली नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी दी हैं, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो इन 3 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, मास के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। उसमें तो मतलब क्या हुआ कि अब वहां हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स को लिखते थे किस फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में। ओके, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स को लिखेंगे किसकी फॉर्म में, ड्राइव्ड यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो किस तरह से लिखेंगे, बहुत इजी गोइंग मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक बार क्वेश्चन बड़ी नोट कर लेना क्योंकि बोर्ड रफ करना पड़ेगा फिर मेरे को। हाँ, तो फंडामेंटल, अच्छा, और इसका ऑप्शन दिए हुए हैं और बता देता हूं बेटा, ये आपका जेई 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जेई 2014 का। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका F1 V1 T-1, बी वाला ऑप्शन है F1 V1 T-2, सी वाला ऑप्शन है F1 V-1 T-1 एंड डी ऑप्शन है F1 V-1 T-1। ओके, ये ऑप्शंस आपको गिवन है, तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, चलिए थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करें इसको एक बार। कैसे, देखो मास की फंडामेंटल यूनिट्स थी, तो मास किस किस पर डिपेंड हुआ, फोर्स पर और वेलोसिटी पर और टाइम पर। इन 3 फैक्टर्स पे मास डिपेंड हुआ। बस वही जो अभी जो प्रोसेस किया था वही लिखना है इसको। तो देखो m1 मास है ये, L0 एंड T0 इक्वल टू K। नाउ m1 L1 T-2 की पावर x, वेलोसिटी है L-T-1 की पावर y एंड t की पावर z। ओके, बस वही प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है हमारा, ठीक है। सो यहां देखेंगे, देखो मास कहां, केवल यहां पर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, x, और इधर 1। ओके, अब L के लिए लेते हैं, तो देखो L यहां पर है, तो ये x y, तो x प्लस y इक्वल टू 0,
x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और t के लिए लेते हैं अभी, तो देखो बेटा ये -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन आ गई हैं। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए x, y और z इनके वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू तो हो गई 1। अब जो x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखोगे आप लोग, ठीक है, तो ये 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो y हो गया आपका -1। तो आप देखो इस इक्वेशन से रखेंगे अभी, सो -2x क्या था आपका 1 माइनस वाई की वैल्यू हो गई -1 प्लस जेड इक्वल टू 0, सो दिस इज -2 प्लस 1 प्लस जेड इक्वल टू 0, सो ये हो गया -1 और ये उधर जाएगा तो z की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो z भी हो गया आपका बेटा 1। ओके, सो तीनों वैल्यू मिल गई हैं आपको x, y, z की। तो सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा। सो m किस किस पे डिपेंड करेगा, m का फॉर्मेशन क्या बन जाएगा f1 भाई f की पावर x है तो ये 1 v y की पावर -1 एंड t z की पावर। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास में, आपका ऑप्शन डी, जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार चेक करो अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को और उसके बाद देखो। ओके, चलो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 का क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे करना है, क्या सिस्टम है, या फिर एक काम करो, एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो। ओके चलिए, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी दी हुई है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है किस किस की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में एंड टाइम की फॉर्म में। अब हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको। आपने सरफेस टेंशन के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, तो सरफेस टेंशन जो होता है, अभी के लिए ध्यान रखो, सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m1 l1 t माइनस 2, लेंथ का l1 तो ये कट गया, तो क्या बनेगा m1 t माइनस 2, ठीक है ना। ये अभी के लिए आप लोगों के लिए कि जो सरफेस टेंशन है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना है m1 t माइनस 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आई थिंक आप सबने। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड कर रहा था किस किस पर, एनर्जी पर, वेलोसिटी पर एंड टाइम पर। ओके, करें स्टार्ट। ये अभी सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था m1 t माइनस 2 इक्वल टू के एनर्जी। एनर्जी क्या होता था, यानी वर्क, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो m1 l1 t माइनस 2 और ये l1, तो ये क्या हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, ओके, की पावर x। इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा x। नाउ वेलोसिटी l t माइनस 1 की पावर y एंड दिस इज t की पावर z। ओके, चलिए स्टार्ट करें अभी हम लोग। इधर से देखें, सबसे पहले मास को फ्री कर लो। यहां मास है, ठीक है, और कहीं मास नहीं है, तो इसका मतलब ये 1, तो ये हो जाएगा x, और इधर भी 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो यहां l के लिए देखेंगे, तो देखो 2x और ये y, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू, यहां कहीं नहीं है l, ये क्या हो गया बेटा इसका 0। और t के लिए फाइनल करते हैं, तो -2x माइनस वाई प्लस जेड, -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -2।
ओके, तो ये तीनों इक्वेशन मेरे पास में सेट हो चुकी हैं। अब इनको यूज करके हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखें इजी गोइंग में वे में x की वैल्यू तो मेरे पास में क्या आ गई 1। अब ये वैल्यू जरा इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, तो देखते हैं। तो देखो 2 की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर पहुंचेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो y जो हो गया वो क्या हो गया बेटा आपका -2। अब देखो y की वैल्यू -2 हो गई, x और y दोनों मिल गए, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करो। -2 x हो गया 1 माइनस -2 प्लस z इक्वल टू -2, तो ये हो गया -2 प्लस 2 प्लस z इक्वल टू -2, ये ऑटोमेटिकली कट गए, तो z की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा आपकी -2, z की वैल्यू भी क्या आ गई -2। सो देखें अभी सॉरी वो रफ कर दिया, तो t क्या था हमारे पास में e की पावर x v की पावर y और क्या था लास्ट टाइम t की पावर z। तो सरफेस टेंशन जो रहेगा वो क्या बन जाएगा e की पावर e1 v, इसको स्मॉल t कर लो क्योंकि दोनों डिफेक्ट करेंगे, -2 एंड t -2। दिस इज योर आंसर। ओके।